हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अजय सर्स केमिस्ट्री करियर इंस्टीट्यूट में। हम बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल कंसेप्ट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आज हमारा मोल कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर है। तो हम फर्स्ट लेक्चर में बच्चों बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। बच्चे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास पे। तो आप मुझे बता सकते हैं एटॉमिक मास क्या है? अगर आपको भी पूछे एटॉमिक मास क्या है तो आप इतना तो बोल ही सकते हो बच्चा, मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम। अगर आप सिंपल और सरल, आप मैं बोलूं सिंपल या सरल भाषा में अगर आप कहें तो एटॉमिक मास कुछ नहीं, मास ऑफ एटम। अब मास ऑफ एटम को हम कैलकुलेट कैसे करें बच्चा? अगर आपको कोई मास है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने एक दर्जन सेब लिया। अब एक दर्जन सेब का अगर आपको वजन आइडेंटिफाई करना है कि एक दर्जन सेब का वजन कितना है, तो आप क्या देखोगे? आप पता करोगे कि भाई एक का वजन कितना है, या मैं कहूँ एक दर्जन सेब में 12 सेब का जो वजन है बच्चा वही एक दर्जन सेब का वजन है। इसका मतलब ये है कि सर अगर आपको मास ऑफ एटम जानना है तो मैं क्या बोलूँ, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम कुछ और नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, राइट। ये सब तो मास ऑफ एटम कहलाता है बच्चा। क्योंकि जैसे एक दर्जन सेब में सारे सेब का मास आइडेंटिफाई करता था या कैलकुलेट करता था कि मास ऑफ सेब, एक दर्जन ऑफ मास ऑफ सेब कितना है, सेम मास ऑफ एटम अगर आपको निकालना है तो एटम के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसका मास कैलकुलेट कर ले। अब बच्चा ये बोलने में तो अच्छा लगता है कि मास ऑफ एटम इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। और बच्चा ये बात सोचिए, अगर एटम को देखा जाए बच्चा तो एटम जर्नली बच्चा 1 एंगस्ट्रॉम लेंथ में होता है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है बच्चे? अगर मैं इस लेंथ का 1 मीटर, इस लेंथ को मैं अगर 1 मीटर मानू बच्चा, तो 1 मीटर का 100 हिस्सा, 100 हिस्सा मतलब 100 पीस। अगर आप 1 मीटर का 100 पीस करते हो बच्चे, अगर आप 1 मीटर का 100 पीस करते हो तो आपको एक पीस 1 सेंटीमीटर का लेंथ का होता है। फिर वो एक सेंटीमीटर के लेंथ को बच्चा आप फर्दर 1000 टाइम, अगर आप 1000 नहीं कह सकते बच्चा, आपका 10,000 टाइप अगर आप पीस करोगे तो जो भी पीस, एक पीस बचेगा बच्चा, उस पीस का वेट लेंथ हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर। ऐसे ऐसे करते जाओगे बच्चा, देखो आप कितने छोटे लेवल पे जा रहे हो। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एक 10 की पावर 10, लगभग आपका 10 to 110 बिलियन पीस के आसपास, मतलब इस 1 मीटर लेंथ को, अब 1 मीटर लेंथ को अगर आप 1 बिलियन पीसेस में अगर डिवाइड करते हैं, या 10 बिलियन, आई विल से 10 बिलियन पीसेस में डिवाइड करते हैं, तो 10 बिलियन में 1 बिलियन पीस का जो एक लेंथ होगा वही क्या होगा, एंगस्ट्रॉम। तो कितना छोटा है। अब इतने छोटे एटम का मास, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास तो और बच्चे, एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम में अगर आपको बताऊं तो जो बच्चा अभी न्यूक्लियस का आपको जब साइज पता चलेगा, तो न्यूक्लियस जो होता है बच्चा वो तो 1 फर्मी होता है। 1 फर्मी भी कितना हो बच्चा, अगर मैं बोला जाए आम भाषा में, तो ये आपका मान के चलिए बच्चा, एंगस्ट्रॉम में भी अगर आप 10,000 टाइम डिवाइड कर दो, एक एंगस्ट्रॉम को 10,000 टाइम डिवाइड कर दो तो आपका एक फर्मी आता है। तो सोचो न्यूक्लियस और कितना छोटा हो गया। तो ये तो आज हमें पता है इन सबका मास, वी नो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट पहले से नहीं पता ना बच्चा, 19th सेंचुरी में क्या करते थे भाई। 19th सेंचुरी में अगर आप बात करो, 19th सेंचुरी में तो हमें थोड़ी आइडिया है बच्चा मास ऑफ प्रोटॉन। सब तो छोड़ दो बच्चे, डाल्टन्स लॉ कहता था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइड, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप तो बहुत दूर की बात बोले थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम तो आप ब्रेक ही नहीं कर सकते। एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग इन मैटर, और आपने तो एटम को डिवाइड करके बोलते एटम के अंदर भी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन। तो सोचो 19th सेंचुरी में कैसे समझा गया होगा भाई। एवोगैड्रो ने अपने समय समझा। इवन आप डोबेनेयर के भी ट्रेंड्स पढ़े होंगे, तो वहां भी एटॉमिक मास का जिक्र हुआ है। इट मींस दैट कि भाई साइंटिस्ट को आज नहीं, साइंटिस्ट को बहुत समय पहले पता था। डाल्टन्स लॉ तो 1800 के आसपास का है बच्चा, 19th सेंचुरी का इनडायरेक्टली विल से। तो सोचो, ठीक है। तो उस समय कैसे करते थे बच्चा, मतलब
18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में कैसे करता है? 18 सेंचुरी का पहले बात करते हैं कि डाल्टन के समय लोगों को आइडिया चल गया था बच्चा कि एटॉमिक मास करके भी कुछ होता है। तो 18 सेंचुरी में क्या बोलते हैं बच्चा? 18 सेंचुरी में एक तराजू जैसा सिस्टम होता था। तराजू समझते होगे? तराजू जैसा सिस्टम क्या था बच्चा? मान लो एक तराजू का इस जगह पे बच्चा एक पैन होता था और तराजू के इस जगह पे भी बच्चा एक पैन होता था, ठीक है। और यहाँ पे एक कांटा लगा होता था बच्चे। ये कांटा आपको क्या बताता था? अगर ये दोनों पे अगर बच्चे समान वेट हो जाएगा, इसका मतलब कांटा स्ट्रेट हो जाएगा। अगर असमान वेट रहेगा तो कांटा बच्चा झुक जाएगा जहाँ पे मास जाता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे 1 केजी आप एप्पल दे दो, अब 1 केजी एप्पल दे कैसे? तो बच्चा उस समय कुछ जानकार लोगों ने इस पर्टिकुलर मान लो इस पर्टिकुलर रॉड को, इतने बड़े रॉड को बोल दिया कि भाई इसका आज से जो मास होगा वो 1 केजी मानना पड़ेगा। तो मतलब मैं ये क्या करूंगा, इस रॉड को बच्चा यहाँ पे लगा दूंगा और एप्पल रखते जाऊंगा एक एक करके। जैसे रॉड का मास और एप्पल का मास एक हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि रॉड का मास अगर 1 किलो था तो बगल में रखा हुआ एप्पल भी 1 किलो ही होगा, तभी ये कांटा बीच में रुक गया बच्चा। इसको बोलते थे बच्चा रिलेटिव मेजरिंग। क्या बोलते हैं हम इसको बच्चा? रिलेटिव मेजरिंग। रिलेटिव मेजरिंग का मतलब क्या बच्चा? हमने मास कैलकुलेट किया बाय रिलेटिंग by relating by relating by relating with स्टैंडर्ड मास। मतलब आपने बच्चा यहाँ पे स्टैंडर्ड मास से दूसरे के मास को कैलकुलेट किया। एक्चुअली कैलकुलेट करना एक गलत वर्ड रहेगा, आपने मास को आइडेंटिफाई किया। आई विल से मास को आपने आइडेंटिफाई किया कि इसका कितना मास होगा। कैलकुलेट वर्ड नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलेंगे आइडेंटिफाई किया। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मेजरिंग। और यही तरीके का बच्चा रिलेटिव मेजरिंग हम करते थे। अब वो कैसे करते थे वो एक अलग टास्क हो जाएगा समझना। हम ये समझते पहले से कि हम ये बोलेंगे कि उस समय बच्चा एक स्टैंडर्ड मास मान लिया गया था। क्या मान लिया गया था? स्टैंडर्ड मास। तो स्टैंडर्ड मास पहले हाइड्रोजन का माना गया, देन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए। आज बच्चा हम लोग C12 पे शिफ्ट है बच्चा। तो आज का हमारा जो स्टैंडर्ड मास है, मतलब 18th सेंचुरी से हम बात करें तो आप आज के जमाने में बात करें तो 21st सेंचुरी आई थी, मिलसे 21st सेंचुरी चल रहा है। तो अभी तक बच्चा हम C12 को क्या मान रहे बच्चे? स्टैंडर्ड मान रहे। तो बच्चा हमें देखो एक मास स्पेक्ट्रो फोटोमीटर एक एक्सपेरिमेंट हुआ बच्चा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट किया। किस पे यूज करके? हाई एनर्जी का यूज करके मास फ्रेगमेंट किया बच्चा। मास फ्रेगमेंट करके हमने बच्चा उसका एनालिसिस किया, हमें ग्राफ मिला मास स्पेक्ट्रोमेट्री ग्राफ, जो इंटेंसिटी वर्सेस M/Z रेशियो का ग्राफ था बच्चा। इंटेंसिटी वर्सेस M/Z का रेशियो का ग्राफ था। तो बहुत सारे पैटर्न्स मिले बच्चा, पीक्स मिलते गए। तो यहाँ पे एक जगह पे ना बच्चा हमें पहली बात तो ये मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से बच्चा साइंटिस्ट को तो फर्स्ट टाइम पता ये चला कि आइसोटोप करके भी कुछ होता है। अब आइसोटोप्स क्या होता है? जिनका बच्चा एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है? वो डिफरेंट होता है। इनके अंदर प्रोटॉन सेम रहता है, न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से बच्चा एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। तो आइसोटोप्स के बारे में तो साइंटिस्ट को पहले पता ही नहीं था। आइसोटोप के बारे में पता पहली बार मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में पता चला। तो वहां हमें पता चला कि जो 12 मास मतलब कार्बन का मास जो आया उसको 12 क्यों माना उसको समझते हैं। जो C12 था उसका एक स्टैंडर्ड एक कार्बन एटम जो भी कौन सा C12 का, उसका मास हमें मिल गया बच्चा। क्या मान लिया हमें? उसका मास मिला, वो मास है लगभग 1.99
10 की पावर माइनस 23 ग्राम कितना है बच्चे 1.99 10 की पावर माइनस 23 ग्राम है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास मानेंगे। ये कितने एटम का है बच्चे एक एटम का। मैं ये बोलूंगा एक एटम C12 1.99 10 की पावर माइनस 23 ग्राम आता है। अब बच्चे देखो मैं आपसे सिंपल से कहता हूँ बच्चे, अब एक एटम में ये जो मास है किस वजह से आया था, तो हम बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको कोई पूछे बच्चा मास ऑफ प्रोटॉन तो ये देखा गया 1.67 10 की पावर माइनस 20 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। सेम बच्चा न्यूक्लियन का भी निकाला तो 1.672 10 की पावर माइनस 24 ग्राम आया है। और जब बच्चा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेगा तो वो आया 9.1 10 की पावर माइनस 31 ग्राम है। अगर आप देखो तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बच्चा कंपेयर करे इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज्यादा हैवी है। मास ऑफ प्रोटॉन को अगर आपको कोई कंपेयर करे तो देखोगे तो बहुत ज्यादा क्या है वो हैवी है। क्या है वो हैवी। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है बच्चा वो बहुत ज्यादा बड़े हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आई विल से दैट कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो मास होगा कार्बन में प्रेजेंट, कार्बन के अंदर जो प्रेजेंट है C12 के अंदर, उन्हीं का तो वेट कितना होगा 1.99 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। राइट। साइंटिफिक स्टडी से समझा गया कि भाई कार्बन में 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो, सॉरी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब बच्चे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब आपको एक चीज बता दो बच्चा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, दे फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं बच्चा, इसी वजह से वी विल कॉल्ड हिम न्यूक्लियन। हम इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियन। इसका मतलब बच्चा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दूसरा नाम है न्यूक्लियन। मतलब ये दोनों को क्या बोला जाता है न्यूक्लियन। तो इंडायरेक्टली आप ये बोलोगे कि कार्बन में कितने न्यूक्लियन है 12 न्यूक्लियन है। कितने न्यूक्लियन है 12 न्यूक्लियन है। कितने न्यूक्लियन है 12। इसका मतलब सर 12 न्यूक्लियन का वेट कितना आ रहा है, 12 न्यूक्लियन का वेट आ गया 1.99 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। तो सर एक न्यूक्लियन का वेट कितना आया, सर एक न्यूक्लियन का वेट आ जाएगा 1.99 10 की पावर माइनस 23 ग्राम डिवाइड बाई 12। राइट। तो ये लाख मास अगर आप देखोगे तो आया 1 न्यूक्लियन इज इक्वल टू 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। मतलब सर हर एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हो गए, और हमने ये भी देख लिया है कि जो एटम का मास होता है बच्चा उसका एक्चुअली मेजॉरिटी मास बिकॉज ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटलीस्ट आई विल से मैं ये कह सकता हूँ कि मास ऑफ न्यूक्लियस की वजह से होता है। तो इनडायरेक्टली मैंने स्टैंडर्ड निकाल दिया कि एक न्यूक्लियन जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला सबसे मिनिमम क्वांटिटी है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का वो है 1 न्यूक्लियन, और उसका मास मैंने निकाल लिया 1.6 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और इसी को बच्चा हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मास। क्या बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड मास। तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछे तो 1 न्यूक्लियन इज इक्वल टू 1.61 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। बट बच्चा एक बात बताना, तुम खुद सोचो ये स्टैंडर्ड मास जो आप बोल रहे हो 1 न्यूक्लियन ये आया कैसे, तो ये देखोगे तो 1.67 एक्चुअली है क्या, वो है बच्चा 1/12 1.99 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। राइट। लेकिन अब खुद ही हुए तो ये आपने 1.99 10 की पावर माइनस 23 ग्राम एक्चुअली है क्या, तो आप बोलोगे ये तो एक एटम ऑफ C12 का मास है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 C12 एटम। इसका मतलब सर 1 न्यूक्लियन का एक्चुअली जो मास है, 1 न्यूक्लियन का एक्चुअली जो मास है वो एक्चुअली कितना है 1/12 मास ऑफ
C12 एटम। इसीलिए बच्चा हमने क्या बोला कि स्टैंडर्ड मास एक्चुअली क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड मास कहलाएगा आज के बाद 1/12 1/12 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। बट बच्चा बार बार इतना वर्ड लिखने से अच्छा क्यों ना मैं इसको एक यूनिट का नाम ना दे दूं। तो आप जरा ध्यान दो, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एक्चुअली कितना आ रहा है बच्चे, अगर आप ध्यान दो तो वो वैल्यू आ रही है 1.67 10⁻24 ग्राम। ठीक है, राइट। देखो अब हमने क्या किया, अब हमने, क्योंकि अब देखो हमने क्या किया, हमने अब इसको रिलेटिव किया, किससे किया, रिलेटिव किया। देखो रिलेटिव कैसे कर रहे हैं, देखो अगर आपको कोई बोला जाए तो आप ये बोल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो समझे कैसे, मान लो मैंने बच्चे मुझे एग्जांपल ले तो मुझे कैट का क्या बच्चा वेट पता करना है, क्या पता करना है, वेट या मास पता करना है। वेट और मास थोड़ा अलग चीज होते हैं, बट केमिस्ट्री में आप एक ही मान लो फिलहाल। फिर मुझे क्या पता करना है, वेट और मास। मैंने क्या किया, वही तराजू लेके आया, ये तराजू आपके सामने है। मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं यहाँ पे कैट को रखूंगा, मैं यहाँ पे कैट को रखूंगा और मैं यहाँ पे धीरे धीरे ये ब्लॉक को रखूंगा, क्या रखूंगा, ब्लॉक को। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा बच्चे कि फॉर एग्जांपल ये कैट का वेट लगभग 5 ब्लॉक के बराबर है। कितना है, 5 ब्लॉक के बराबर है। तो मैं क्या बोलूंगा, कैट का मास इज इक्वल टू 5 ब्लॉक का मास, 5 ब्लॉक का मास। भाई मैं कैसे लिखूंगा, कैट का इक्वल टू कैट का मास कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स ब्लॉक का मास, एक ब्लॉक का मास, राइट। मान लो मेरे को बच्चे डॉग का वेट निकालना था, डॉग का वेट कैसे निकालूंगा, मैं वही तराजू का ये साइड में क्या रखूंगा बच्चे, डॉग को रखूंगा और एक एक करके मैं ब्लॉक ऐड करूंगा, ब्लॉक ऐड करूंगा। तो मुझे पता चला वो आया 10 टाइम्स एक ब्लॉक का मास। तो ये क्या होगा, ये रिलेटेड हो गया ना, मैंने मास को ब्लॉक के सेंस में लेना स्टार्ट किया। सेम यहाँ पे मैं वही करूंगा। मैं क्या करूंगा बच्चे, देखो अगर मुझे ऑक्सीजन का मास पता करना हुआ तो मैंने क्या किया, मास ऑफ ऑक्सीजन लिखा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो है ना बच्चे वो तो अलग ही है, वो आया 16 टाइम्स 1/12 ऑफ C12 एटम। जब हमने और पता किया, हमने देखा, हमने ऐसे निकालते गए बच्चों, हमने देखा मास ऑफ सोडियम एटम वो आया 23 टाइम्स 1/12 ऑफ C12 एटम। अब बच्चे बार बार ये चीज लिखना थोड़ा टेक्निकली अच्छा नहीं लगता ना अपने को, तो हमने क्या किया, मास को इन टर्म्स ऑफ, सॉरी रिलेटिव नहीं बोल सकते, मास 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 ऑफ एन एटम इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड। पर बच्चे एक बात बताओ, बार बार ये चीज लिखना क्या अच्छा लगता है कि हमें, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। तो हमने क्या कह दिया, हमने कहा कि काम करो, ये सब हटाओ और एक मान करो 1/12 मास ऑफ C12 एटम को एक यूनिट का नाम दे दो और उसके बाद कोई यूनिट को बोलोगे आप एटॉमिक मास यूनिट। और आपका एक इसी को शॉर्ट में बोलोगे ए, शॉर्ट में AMU, क्या बोलोगे इसको, आज के बाद क्या बोलोगे, आज के बाद बोलोगे AMU मतलब डॉट डॉट डॉट। तो एक AMU बराबर होगा 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब बच्चे इतना हमने क्या किया, हमने इस टर्म को हटा दिया और क्या बोल दिया, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ रहा है, 16 AMU। सेम अगर आपको कोई पूछेगा सोडियम कितना आ रहा है तो क्या बोलोगे, 23 AMU। बट बच्चे AMU कोई यूनिट थोड़ी, मास की यूनिट तो केजी या ग्राम होनी चाहिए। तो एक्चुअली आपको अगर कोई पूछे मास का मास बताओ तो आप बोल सकते हो 16 AMU, बट टेक्निकली आप बोल रहे हैं 16 into 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। ये तो क्या बचा, मास इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड।
तो हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, रेशियो में दिखाएंगे। रिलेटिव जब भी वर्ड आए बच्चा, तो रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव में एटॉमिक मास निकालते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट में बोलेंगे राम। क्या बोलेंगे? राम। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, देखो, it is the ratio, it is ratio of mass of an atom, mass of an atom with standard mass। कुछ और नहीं बचे। अगर आप ध्यान दो तो कुछ ये और कुछ है नहीं। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना क्या होगा, हम ये कहेंगे मास ऑफ एन एटम। अब यहाँ पे जरूरत नहीं लिखने की मास ऑफ एक एटम की बात करेंगे जनरली, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मास। अब खुद समझाना बच्चे, मास का यूनिट भी एएमयू में है, स्टैंडर्ड भी इटसेल्फ क्या है, एएमयू है। एएमयू कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब राम जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी। जैसे मुझे पता करना हो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 एएमयू और स्टैंडर्ड मास भी कितना है, 1 एएमयू। तो ये वैल्यू हो जाएगी 16। ये यही तो है बच्चे। तो इसलिए जो 16 नंबर है, ये 16 नंबर क्या कर रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब इनडायरेक्टली ये भी समझो कि कोई स्टैंडर्ड से कितना कितना भारी है। आप ये समझो कि कितना भारी, जैसे ऑक्सीजन ब्लॉक से कितना भारी है, 5 टाइम्स। डॉग उस ब्लॉक से कितना भारी था, 10 टाइम्स, जो भी रहा होगा। ठीक है। इससे आपको कोई बोले सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकली, तो कैसे लिखोगे, सोडियम का मास आता है 23 एएमयू और स्टैंडर्ड मास इटसेल्फ है 1 एएमयू, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा वैल्यू 23। तो इसका मतलब सर रिलेटिव एटॉमिक मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक। चलो अब एक कंसेप्ट समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। अभी मैं और भी कुछ इसको थोड़ा बारीकी में मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। एक बच्चा, एक बात बताओ, जो एटम के अंदर पाए जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जिस जो हैवी होती है, वो न्यूक्लियन होती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होती है, तो दोनों को न्यूक्लियन ही कहते हैं। अब मैं काम करता हूँ, अगर आपसे मैं पूछूं एक न्यूक्लियन का वेट कितना, तो आप बोलोगे 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। यस आई नो, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको रिवर्स में लिखूं 1.67 ग्राम 10 की पावर माइनस 24 ग्राम बराबर एक न्यूक्लियन आना है। ये एक नंबर है बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेब लिया जिसका वेट 200 ग्राम, एक सेब लिया जिसका वेट 200 ग्राम था, राइट। एक सेब लिया जिसका वेट 200 ग्राम था, सेम 1.67 10 की पावर दिया, बोलो 200 ग्राम का एक वेट एक एप्पल के बराबर है, ये बोल रहा है इनडायरेक्टली। ऐसा ये मतलब ये तो लॉजिकली आप ये यूनिटरी मैटर्स को बोलते हैं। मान ले बच्चे मैंने 1 ग्राम न्यूक्लियन लिया, तो बता 1 ग्राम न्यूक्लियन का वेट कितने न्यूक्लियन से होगा। जैसे इसको ये आप क्या कहना चाहते हैं सर, जरा समझाइए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं एक एग्जांपल समझता हूँ। मान लो बच्चे ये वेट मशीन है, ये क्या है बच्चा, एक वेट मशीन। ये क्या है, एक वेट मशीन है। मैं इसको यहाँ पे नहीं समझाता हूँ, मैं जरा इसको आगे बहुत अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली समझाने का ट्राई करता हूँ। मान लीजिए कि ये वेट मशीन है, ठीक है, जो टेबल पे रखी हुई है। ये एक वेट मशीन है, ठीक है, ये डिजिटल वेट मशीन है। यहाँ पे एक मैंने बच्चे एक पेइंग ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक एक बच्चे करके ना, एक एक करके मैं इसमें न्यूक्लियन ऐड करता जाऊँ। कितना, एक एक करके न्यूक्लियन ऐड। कब तक न्यूक्लियन को ऐड करूंगा बच्चे, एक एक करके मैं न्यूक्लियन ऐड करिए। जो आप देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियन है। मैं ये न्यूक्लियन कब तक ऐड करूंगा बच्चे, एक करके, एक न्यूक्लियन, 2 न्यूक्लियन, 3 न्यूक्लियन, कब तक ऐड करूंगा, जब तक यहाँ पे मास कितना आ जाए, 1 ग्राम ना आ जाए। कितना ना आ जाए, 1 ग्राम आ जाए। तो एक एक करके न्यूक्लियन ऐड करते जाओ। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि अगर मैंने 1 ग्राम न्यूक्लियन पाना तो मैंने कितना न्यूक्लियन ऐड किया।
तो जब देखोगे तो ये कैलकुलेशन जब आप करोगे, यूनिटरी मेथड लगाओगे, यूनिटरी मेथड कैसे लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो x कितना आ रहा है, आपने जैसे इसको निकाला बच्चे ना, तो आप जरा एक नोटिस करना, नोटिस बहुत ध्यान से करना, ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू नंबर है, क्योंकि ये भी ग्राम 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 कैंसिल, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ये क्या आएगा, नंबर आएगा। तो x की जो नंबर आएगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये याद रखना है। इसका मतलब सर, इसका मतलब है कि 1 ग्राम न्यूक्लियॉन का जो मास होता है ना बच्चे, 1 ग्राम न्यूक्लियॉन का जो मास होता है, वो पाने के लिए आपको मिनिमम 6.022 10 की पावर 23 न्यूक्लियॉन चाहिए। इसका मतलब समझ पा रहे हो बच्चे? इसका मतलब सर, ये 1 ग्राम पाने के लिए जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन आपने ऐड करा, नंबर न्यूक्लियन से पत्थर ऐड करो, एक बहुत छोटा सा कंकड़ है, कंकड़ में ऐड करते जाओ, कंकड़ 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 पे ऐसे ऐड करते जा रहा हूँ मैं, तराजू पे ऐड करते जा रहा हूँ, खट 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 खट, और खट 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 जैसे ऐड कर रहा हूँ, वैसे वैसे वेट धीरे 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 बढ़ रहा है। मैंने कब तक बढ़ाना है, कब तक, जब तक ये डिजिटल पे, इस डिजिटल पे कितना ना जाए, 1 ग्राम ना जाए। और 1 ग्राम जैसा आया, मैंने देखा मैंने कितना कंकड़ ऐड कर दिया, तो वो कंकड़ की क्वांटिटी है 6.022 10 की पावर 23। तो इसका मतलब बच्चे, 1 ग्राम न्यूक्लियॉन का जो मास आया वो कैसे निकाला, देखिए तो देखिए बहुत ध्यान दे, तो मैं बोलूंगा 6.022 10 की पावर 23 नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक न्यूक्लियॉन के साथ। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है सर, कैसे आप निकाल रहे हो, 1 ग्राम आएगा कैसे, देखते, 1 ग्राम आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, अभी तो कोई नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो ये 6.022 10 की पावर 23 है, और 1 न्यूक्लियन का मास कितना है, 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू कैलकुलेट करना, ये आपका लगभग लगभग मैं बोल रहा 1 के आसपास ही आएगा। कितना आएगा, 1 के आसपास। तो आज से ये याद रखना, ये 6.022 का बेसिक ढांचा आया कहाँ से, ये बेसिक ढांचा यहीं से आ रहा है बच्चे। क्या यहाँ तक आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में या डिस्कॉर्ड वाले ग्रुप में आप ज्वाइन करो, मुझसे अपने डाउट्स को जरूर पूछें। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत बच्चे, समझ रहे हो? तो हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं, हमने क्या सीखा कि अगर आपको सर मास को, क्योंकि ये बहुत ही छोटा मास है ना, ये बहुत छोटा मास है जिसको तो मैं किसी भी तराजू से वेट ही नहीं कर सकता, इतना छोटा मास है, तो मैंने अपने ये छोटे मास को बड़े मास में लाने के लिए क्या करना है, एक बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। एक बड़ी क्वांटिटी को मैंने आज के बाद क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। क्या मान लिया, स्टैंडर्ड। तो 6.022 10 की पावर 23 को बच्चा हमने एक स्टैंडर्ड नंबर मान लिया। क्या मान लिया हमने, स्टैंडर्ड नंबर। इस स्टैंडर्ड नंबर को बोला जाता है बच्चे, इस स्टैंडर्ड नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोला जाता है, एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन आप तो जानते ही बच्चा, इतना बड़ा नंबर नहीं लिखते हम। अगर आप कभी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में जरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इवन फिजिक्स और मैथ में जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, केमिस्ट्री में भी, तो ना आप नंबर वाली चीजों को ना एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल से। तो हमने क्या किया बच्चे, एवोगैड्रो नंबर को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। किससे रिप्रेजेंट स्टार्ट किया, सिंबल से। और इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बच्चा एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम उसको, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। अभी एवोगैड्रोस क्या है, कांस्टेंट। एवोगैड्रो क्या है, कांस्टेंट। एवोगैड्रोस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी, एवोगैड्रोस, एवोगैड्रोस, एवोगैड्रोस। ठीक है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट।
एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोस कांस्टेंट हो जाएगा। इसका सिंबल है Na। बच्चे अब एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चे देखो अब हमने क्या कहना है, एक स्टैंडर्ड नंबर है। अब स्टैंडर्ड नंबर को एक नाम भी देना पड़ेगा ना बच्चे, तो हमने स्टैंडर्ड नंबर को क्या नाम दिया, मोल। तो हमने बोला एक मोल बराबर कितने नंबर, 6.022 10 की पावर 23 नंबर। कितना आया, एक मोल बराबर 6.022 10 की पावर 23। और Na बराबर क्या जाएगा, Na बराबर ये नंबर तो है ही, लेकिन इसके साथ एक यूनिट लग जाएगी। ये कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मोल को, तो इसकी यूनिट आएगी पर मोल। कितनी जाएगी, पर मोल। ठीक है, कितना जाएगा, ये पर मोल हो जाएगा। आपको यहाँ तक देखो पर मोल हो जाएगा। तो Na एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है, ये तो नंबर तो है ही, लेकिन उसके साथ उसका यूनिट, ये क्या है आपका, ये आपका एक्चुअली है एवोगैड्रोस कांस्टेंट। क्या है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो एक्चुअली हम डिफाइन कैसे करेंगे एक मोल को। अब देखो अब मोल, देखो मोल को आप डिफाइन कैसे करते हैं, इसलिए उसको मोल कांस्टेंट बोलते हैं ना। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, मोल इज द अमाउंट, is the amount of a substance, that contain as many entities। क्या बोलूंगा मैं, एंटिटीज मतलब आप कोई भी पार्टिकल्स देखते हो, पार्टिकल्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयंस एक्सेट्रा। ठीक है, that contain as many entities as there are atoms in exactly, क्या बोलोगे, exactly 12 ग्राम of the carbon atom। ये जो इतना बड़ा मैंने लिखा है, कार्बन को भी कार्बन 12, ठीक है। ये लाइन का मीनिंग क्या है, मीनिंग इतना ही बच्चे, 12 ग्राम कार्बन एटम, 12 ग्राम कार्बन एटम। एक वही तराजू फिर लेते हैं, छोटा सा तराजू लेते हैं, वही डिजिटल तराजू लेंगे। हमारे पास डिजिटल तराजू, हमारे पास तो डिजिटल वेइंग मशीन तो रहता ही है। पहले हमारे समय बचपन में बच्चा गांव में क्या आज भी होगा मेरे को लग रहा है, तो आप जब भी कभी भी अपने विलेज जाएं तो वहाँ ये देखोगे एक ऐसा तराजू हाथ में लेते बच्चे चलता है, तो डिजिटल हो भी होगा मेरे को लग रहा है। हमारे समय एक बच्चे, एक पर्सन एक तराजू हाथ पे रखता था बच्चा, वो बैलेंस करता था, जो मैंने भी डायग्राम आया था। क्या करूंगा मैं यहाँ पे C12 जो एटम है बच्चा, वो C12 एटम को एक एक करके ऐड करते जाऊंगा। कब तक ऐड करूंगा, आप खुद ही सोचो कब तक ऐड करना है, कब तक ऐड करोगे, जब तक सर यहाँ पे डिजिटली 12 ग्राम ना आ जाए। कितना ग्राम ना आ जाए, 12 ग्राम ना आ जाए। यहाँ तो कोई डाउट है, अब बच्चा अगर खुद ही कैलकुलेशन करके देखो ना यार, मैं कैसे अभी आप तो इतना समझदार हो गए, जैसे 1.99 10 की पावर -23 ग्राम बराबर हो जाता है एक C12 एटम का मास। तो सर 12 ग्राम पाने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ C12 चाहिए, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, x। क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, क्या बोला, x कार्बन एटम। तो x कितना आ रहा है, अगर कोई यूनिटरी मेथड लगाओगे तो x आएगा 12 ग्राम डिवाइड बाय 1.99 10 की पावर -23 ग्राम। अब ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे आप इसको वापस करेंगे तो बच्चा वो नंबर वही आने में जो मैंने समझाया। ठीक है, और इसी को हमने क्या मान लिया, इसी को आज मैंने मान लिया एक मोल, 6.022 10 की पावर 23। आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मेरे अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी या व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करें और वहां पे अपने डाउट्स पूछें। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब एक टर्म डिफाइन करते हैं। उस टर्म का नाम है बच्चे मोलर मास। क्या नाम है उस टर्म का, मोलर मास।
मोलर मास क्या है बच्चे, बहुत सिंपल है वर्ड में बोले तो, मैं अगर बहुत सॉफ्टली बोलूं तो मास ऑफ वन एटम, सॉरी, मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन ग्राम। कैसे निकालते बच्चे, देखो वही चीज है ना, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे ये मास, सब न्यूक्लियन का मास किसमें आया, ग्राम में आया, किसमें आया, ग्राम में। ग्राम में तो वो भी नहीं डॉट, वो तो एएमयू में है, जनरली ये मास किसमें रहता है, एएमयू में रहता है, तो एएमयू को किसमें कन्वर्ट किया मैंने, मास को ग्राम में किया। या मैं इनडायरेक्टली बोले बच्चे, मैं वो मास चाहता हूँ जिसको मैं एक्चुअली फिजिकली वे कर सकता हूँ ना, मैं 10⁻⁻³ को तो फिजिकली वे भी नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली ना, मेरे पास इतना कोई सेंसिटिव वेइंग मशीन अभी तक बना ही नहीं है जो इतने छोटे लेवल ऑफ मास को क्या कर सके, वे कर सेंस कर सके। तो मैंने क्या करना है, उतने छोटे मास को इतने मास में लाना है कि क्या हो सके, उसको मैं पर्टिकुलर वेइंग मशीन में वे कर सकूं। ठीक है, तो कैसे निकालना, देखो मोलर मास का जो एक्चुअली फॉर्मूला है ना, वो जो अभी मैंने सीखा उससे बराबर है। मोलर मास को क्या करना है, मोलर मास को ना एक पर्टिकुलर नंबर, जो नंबर हमने कांस्टेंट माना Na मल्टीप्लाई विथ मास ऑफ वन एंटिटीज, मास ऑफ वन एंटिटीज, मास ऑफ वन एंटिटीज, एंटिटीज वर्ड ना लिखते हुए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना वर्ड को मैं पार्टिकल कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, पार्टिकल। मतलब अगर आपको किसी का भी मास निकालना हो ना, अब क्या बोलना है आपको, उसको उस नंबर से, स्टैंडर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और उसको स्टैंडर्ड नंबर से मल्टीप्लीकेशन कैसे करो, मास ऑफ वन पार्टिकल का। जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड बिगिनर से एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मुझे बच्चा ऑक्सीजन का कौन सा मास निकालना है, मोलर मास, क्या निकालना है, मोलर मास, शॉर्ट में लिखूंगा mm। तो कैसे निकालूंगा, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.022 10⁻23, और मास ऑफ वन पार्टिकल, मतलब ऑक्सीजन का एक मास कितना था, 16 AMU, AMU कितना था, 1.67 10⁻24। अगर आप देखोगे तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर एक आती है, तो कितना जाएगा, 6 इंटू 1 ग्राम, तो कितना आ रहा है, 16 ग्राम। अगर मैं सोडियम का मेरे को मोलर मास निकालना हुआ तो कैसे निकालूंगा, तो वही मल्टीप्लीकेशन 6.022 10⁻23 तो रहेगा ही, फिर 23, और फिर एमयू को मास में कन्वर्ट करके तो 1.67 10⁻24 लिख दोगे, तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके क्या दे देगी, 1 दे देगी, तो कितना रहा, 23 ग्राम। एक काम करते हैं, आप ना एक चीज लिखो जो आपको याद रखना है, कॉमन कॉमन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, सम कॉमन मास ऑफ, जैसे हाइड्रोजन बराबर हो गया एक, मैं यहाँ पे यूनिट जो यूज कर रहा हूँ बच्चा AMU रहेगा, मैं बार बार उसको ना लिखते मैं डायरेक्टली नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि नंबर भी लिख सकते हो। हीलियम का 4 होता है, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, AMU है याद रखना। लिथियम कितना आएगा, 7 AMU। बेरिलियम कितना आएगा, 9 AMU। का कार्बन का मास जैसे आप जानते हो 12 AMU होता है। सेम अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन का मास कितना जाएगा, 14 हो जाएगा, और उसके बाद ऑक्सीजन आता है 16 हो जाएगा, फ्लोरीन कितना आता है 19 हो जाएगा, फिर नियॉन का उतना जरूरत नहीं है अपने को, फिर सोडियम ले लेता हूँ 23 होता है, फिर मैग्नीशियम कितना आ जाएगा बच्चे 24 के आसपास वो भी होता है, एल्युमिनियम लगभग 27 के आसपास होता है, फॉस्फोरस 31 के आसपास होता है, सल्फर 32 होता है, वो याद रखना है, फिर क्लोरीन आता है 35.5 होता है, आर्गन की कोई जरूरत नहीं अपने को, फिर पोटेशियम होता है 39, फिर कैल्शियम होता है 40, फिर क्रोमियम का भी एक लिखो 52, मैग्नीशियम 55, 56,
59, कॉपर का 63.5, जिंक 65, ब्रोमीन 79.9, सिल्वर 108, आयोडीन 127, मर्क्यूरी कुछ याद रखना चाहिए 200, लेड 208, ठीक, एक्स्ट्रा इतने तो कम से कम याद रहना चाहिए। तो बच्चा अगर आप ध्यान दो तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछे तो एक एटम के लिए बच्चा ना, एक एटम के लिए 3 टर्म डिफाइन होंगे। अगर आपको कोई पूछेगा एटॉमिक मास बताओ, तो एक्चुअली आप एटॉमिक मास बोल दोगे एएमयू में। किसमें बोलोगे? एएमयू में। जैसे मैंने कहना है ऑक्सीजन का मास, कहना है ऑक्सीजन का मास। जैसे मैंने कहना है बच्चा रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब हो जाएगा यूनिटलेस। यूनिटलेस है तो उसका मास कितना आएगा? 16। और जो तीसरा मास होगा बच्चे, तीसरा मास कहलाता है मोलर मास। क्या कहलाता है बच्चे? मोलर मास। मोलर मास का यूनिट क्या आता है बच्चे? ग्राम पर मोल। और ये कितना आता है? 16 ग्राम पर मोल। अगर आप देख रहे होंगे तो बच्चे यहाँ पे जो फर्क आ रहा है वो फर्क आ रहा है यूनिट का, और नंबर सेम रह रहा है। कुछ और बातें जो हमें एक्चुअली पता होनी चाहिए, जैसे बच्चे ग्राम, एक वर्ड आएगा ग्राम एटॉमिक मास। को भी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए ग्राम एटॉमिक मास कितना है इसका। एक्चुअली वो कुछ और नहीं, वो मोलर मास ही पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? मोलर मास पूछ रहा है। फिर सेकंड होगा, आप बताइए ग्राम एटम। अगर बोल रहा है ग्राम एटम बताइए, इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली पूछ रहा है मोल बताइए कितने नंबर प्रेजेंट है। तो ये आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए, बातें भी आपको पता होनी चाहिए बच्चा, ठीक है। अब बच्चा हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मास से। जिस तरह हमने एटम के मास को समझा, क्योंकि बच्चा कोई भी एटम के कोई भी सब्सटेंस एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स लाइक इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, दे आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम ओनली, मोनोएटॉमिक, बट देयर आर लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, लॉट्स ऑफ सब्सटेंस दोज नॉट प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एटम, लाइक ऑक्सीजन। जब आपको कोई ऑक्सीजन पूछेगा तो बच्चा ऑक्सीजन एटम इमेजिन नहीं करते, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इमेजिन करते। तो जिस तरह एटम का मास होता है उस तरह मॉलिक्यूल का भी मास होता है। तो मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट present in a molecule, present in a molecule, present in a molecule, ठीक। जैसे अगर मेरे को बच्चे पानी का मास निकालना, पानी क्या होता है? H2O, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो 2 हाइड्रोजन का मास प्लस 1 ऑक्सीजन का मास, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना लिखा है बच्चा? 1 AMU, और 1 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना? 16 AMU, तो मास कितना आएगा? 2 AMU प्लस 16 AMU, तो ये मास आ रहा है 18 AMU। बट बच्चे एक बात बताओ, AMU तो बच्चा एटम के लिए हुआ ना, वर्ड में देखो एटॉमिक मास यूनिट, तो ये पानी तो वो मॉलिक्यूल हुआ। तो मॉलिक्यूल के लिए बच्चा हम लोग एक नया यूनिट लाते हैं, इसको बोलते हैं यू। यू का सेम मीनिंग है यूनिफाइड मास बोलते हैं। यू मतलब यू, या यू बोलो, एक यू बोलो या एक AMU बोलो, बात एक ही है, वो है 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। इसको यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। जैसे मान लो बच्चे आपको H2SO4 का मास निकालो, कैसे निकालोगे? तो बोलेगा सर 2 इंटू हाइड्रोजन का मास, 1 इंटू सल्फर का मास, 4 इंटू ऑक्सीजन का मास, 2 इंटू 1 AMU, 1 इंटू 32 AMU, और 4 इंटू
16 AMU, ये कितना आएगा 2 AMU प्लस 32 AMU प्लस 64 AMU, तब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 98 AMU, बट 98 AMU ना बोल के क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 98 U। तो ये कितने मास आ रहा है, वो एक H2SO4 का मास आ रहा है। तो एक वाटर का मास कितना आ रहा है, वो आ रहा है 18 U, और एक H2SO4 का मास कितना आ रहा है, एक H2SO4 का मास आ रहा है 98 U। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। कैलकुलेट molecular mass of the following जैसे एक आपको ये निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट, बी आपको निकालना है H2SO4 का तो मैंने निकाल दिया ना, तो H2O8 निकालना है, H2O8 C12H22O11, डी आप निकाल लो। कुछ और भी अपने को पता नहीं चाहिए नामकरण, तो K4FeCN6 ये निकालो। एक आप निकालो बच्चा KCl MgCl2.6H2, एक आप ही निकालो, ठीक है। इसको आप होमवर्क की तरह लो बच्चे, ठीक है। अब सेम वही बात, फिर एक टर्म डिफाइंड होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या टर्म डिफाइंड होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये भी क्या होगा बच्चा, अगर आपको याद होगा जिस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करता है वैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन करूंगा। वो क्या बोलूंगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मतलब it is the ratio of mass of one molecule it is a ratio of mass of one molecule to the standard mass, to the standard mass। अब स्टैंडर्ड मास वही अभी भी वही है 1 AMU। तो वाटर का अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको शॉर्ट में आप RMM खोलोगे तो कितना आएगा, वो 18U तो आया ही था बच्चा, वो अपन 1U भी कितना आ रहा है 18। अगर आपको H2SO4 का कोई RMM निकालने बोले तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 98U डिवाइड बाई 1U, वो भी कितना आएगा 98। अब सर इसके लिए भी तो एक टर्म डिफाइंड है मोलर मास, तो मोलर मास भी अभी भी क्या होगा बच्चे, वही मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस प्रेजेंट इन, या मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन ए ग्राम। जैसे आपको निकालना हो 1 मोल वाटर का मास, कैसे निकालोगे, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वाटर का मास 18U इंटू Na, कितना आ जाएगा बच्चा ये 18 ग्राम। अगर आपको क्या बोले 1 मोल H2SO4 का वेट निकालो तो कैसे निकालोगे, वो आ जाएगा 98U इंटू, फिर वही वैल्यू आएगी 98 ग्राम। तो आपसे आपको क्या पता चल जाएगा, जैसे अब मॉलिक्यूल के लिए भी क्या डिफाइंड होगा, मॉलिक्यूल के लिए मैं ले रहा H2O, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के लिए भी 3 चीज डिफाइंड हो सकती है, एक होगी मॉलिक्यूलर मास, एक क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किस में आएगा, U में, जैसे 18U। फिर एक होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास,
ये क्या हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, ये हो जाएगा 18 और एक होगा सिंपल सा मोलर मास। इसकी यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम पर मोल। कितना आएगा, 18 ग्राम पर मोल। सॉरी, इसको भी ग्राम पर मोल में लिखना पड़ेगा, ये तो मोलर मास है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इसके लिए भी, किसके लिए, ये मॉलिक्यूल के लिए भी 3 चीज। हाँ, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे उस तरह पे मैंने क्या लिखा था, ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ पे भी वर्ड आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको क्वेश्चन ने ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला है तो इनडायरेक्टली उसने क्या बोला है, मोलर मास ही बोल दिया है। अगर आपको याद होगा वहां पे ग्राम एटम से, तो यहाँ पे क्या वर्ड होगा, ग्राम मॉलिक्यूल। क्या वर्ड आएगा, ग्राम मॉलिक्यूल। अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा ग्राम मॉलिक्यूल निकालो, तो इनडायरेक्टली वो मोल निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहे हैं, मोल। तो ये वर्ड जरा याद रखना, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा, तो अगर मैं समरी की बात करूं बच्चे, तो समरी इतना सही है कि एटॉमिक मास एक्चुअली क्या होता है। तो एटॉमिक मास कुछ और नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। फिर हमने क्या सीखा, सेकंड हमने सीखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ और नहीं, मास ऑफ एटम, मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मास होता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। फिर हमने सीखा एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल बराबर 6.022 10 की पावर 23 नंबर होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं Na, या Na का मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट। फिर सेकंड हमने क्या सीखा, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास होता है सर Na इंटू मास ऑफ वन एटम, सॉरी मास ऑफ वन पार्टिकल। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट है बच्चे ग्राम पर मोल। फिर हमने क्या सीखा, हमने सीखा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सम ऑफ ऑल एटम मास। तो कोई बोले तो सम ऑफ ऑल एटम मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वो हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मास, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आगे बढ़ते हैं, फिर हमें समझते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होगी, देखो एटॉमिसिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम present in a molecule, of elementary substance। elementary का मतलब बच्चों environment में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या होगी, तो देखोगे H2SO4 में कितने एटम है, 4 5 6, तो एटॉमिसिटी कितनी गई, 6। अब जब देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, if standard mass is 1/6 instead of 1/12, what is change of molar mass। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है
कि अगर मैंने स्टैंडर्ड मास को 1/6 कर दिया इंस्टेड ऑफ 1/12, तो मोलर मास में क्या फर्क होगा? तो खुद सोचिए उसे, यहाँ खुद ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखूं तो आंसर होगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, या बोलेंगे कांस्टेंट ही रहेगा मोलर मास, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो मोलर मास एक्चुअली क्या है? मोलर मास है Na इंटू मास ऑफ वन पार्टिकल ना, राइट? एक्चुअली इसको ऐसे ना लिख के, ये तो हमारी समझने का तरीका हुआ, क्योंकि Na तो ये कौन सा, ये तो बच्चा ओल्ड के हिसाब से ना। अब यहाँ पे क्योंकि ये जब 1/12 था ना, तो मैं ये बोलूंगा बच्चा मोलर मास, एक्चुअली मोलर मास है क्या? तो मोलर मास एक्चुअली है एक स्टैंडर्ड नंबर मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ वन पार्टिकल। और ये मास ऑफ वन पार्टिकल किसके सेंस में आ रहा है? एएमयू के सेंस में, राइट? तो पहले ये समझते हैं, जब 1/12 था तो मास ऑफ वन पार्टिकल भी किस में आ रहा था? 1 एएमयू में। और जब 1/12 था तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आया था? Na आया था, 6.022 10⁻23 आया था। तो मोलर मास कितना आ रहा है? तो मोलर मास कितना आ रहा है? मोलर मास आ रहा है Na इंटू 1 एएमयू। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या किया? अब हमने वैल्यू को बदल दिया। क्या कर दिया? अच्छे बदल दिया। कैसे बदला? हमने क्या बोला? हम अब 1 अपॉन जो हमारा स्टैंडर्ड मास है, स्टैंडर्ड मास में हमने क्या किया बच्चे? हमने जो हमारा स्टैंडर्ड मास था 1/12 ऑफ C12 एटम था, राइट? हम क्या बोले उसको? 1/6। कैसे करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड कर देना। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? ये हो जाएगा, नहीं 2 से नहीं करते थे, उसी को हम लोग 2 से, क्योंकि 1/12 को, सॉरी अपना स्टैंडर्ड मास को क्या बोला? 1/6 थे। कितना है? 1/6। अब 1/6 को 1/12 कैसे कर सकते हैं? सोचो। तो क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। जैसे आप ये करोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा? तो जो आपका स्टैंडर्ड मास है वो कितना, सॉरी स्टैंडर्ड मास कितना आ रहा है? स्टैंडर्ड मास हो जाएगा 2 इंटू 1/12 ऑफ C12 एटम। ये आ रहा है? तो अगर आप ध्यान दो तो आपका स्टैंडर्ड मास ना 2 टाइम्स AMU हो जा रहा है। पहले स्टैंडर्ड मास कितना रहा था? खुद ही सोचो। स्टैंडर्ड मास पहले रहा था 1 AMU। कितना रहा था? 1 AMU। अभी ये स्टैंडर्ड मास कितना आ रहा है? ट्वाइस ऑफ यू। जैसे अगर अब आपको कोई पूछेगा ऑक्सीजन एटम का मास कितना आएगा, तो एक्चुअली अब ऑक्सीजन एटम 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 16 AMU आएगा। क्योंकि 2 टाइम्स, क्योंकि सब पहले के मुकाबले स्टैंडर्ड मास अब 2 टाइम्स आ गया। पहले स्टैंडर्ड मास देख लो कितना था? 1 AMU था। अभी स्टैंडर्ड मास कितना आ रहा है? 2 AMU आ रहा है। स्टैंडर्ड मास ही 2 AMU आ रहा है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे मास ऑफ वन पार्टिकल हमेशा 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे एवरी मास ऑफ एन एटम इज ट्वाइस, तो 2 टाइम्स आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ आपका जो मास ऑफ वन पार्टिकल है वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है 2 AMU ले लेता हूँ। ठीक है, आप समझते स्टैंडर्ड नंबर में क्या फर्क हो रहा है? आपको याद है स्टैंडर्ड नंबर कैसे आया था? किसी को याद है? आप स्टैंडर्ड नंबर देखो कैसे आया, आप खुद ही देखो ना, मैं पीछे जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान दो तो स्टैंडर्ड नंबर आया कहाँ से? स्टैंडर्ड नंबर आया है यहाँ से, वो एक न्यूक्लियन। तो अगर आप ध्यान दो तो आपका स्टैंडर्ड मास अब 2 टाइम्स हो गया है, तो नंबर भी देखो कैसा आ रहा है। अगर आप ध्यान दिए होगे, आप पीछे पेज पलट के देख लेना,
स्टैंडर्ड मास कैसे आया होगा, स्टैंडर्ड नंबर कैसे आया था, स्टैंडर्ड नंबर आया था 1/1.67 10⁻⁻24 ग्राम, या इसको बोलो 1/1 EMU। तो स्टैंडर्ड नंबर आया है 1/ स्टैंडर्ड मास से। कैसे आया, 1/ स्टैंडर्ड मास से। लेकिन सर अब तो स्टैंडर्ड नंबर भी क्या रहा है, स्टैंडर्ड नंबर अगर आप ध्यान दो तो स्टैंडर्ड मास अब इस बार हो गया 1/2 EMU। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड मास भी कितना आएगा, Na/2। कैसे Na/2, देखो 1/1 EMU कितना आ रहा है, Na। तो 1/1 EMU क्या हो जाएगा, Na, और 2 को ऐसे रहने दो। तो क्या हो जाएगा, देखो अब आप ध्यान दोगे तो मोलर मास क्या आ रहा है, तो मोलर मास हो जा रहा है, मास 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, एवोगाड्रो 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ। तो एक्चुअली रेशियो अभी भी कितना आ रहा है, Na/1 EMU का। तो मोलर मास क्या हुआ, अगर आप ध्यान दो तो ये मोलर मास क्या है, ये मोलर मास तब आ रहा है जब आपने 1/6 लिया, और जब आपने 1/12 लिया तो भी यही आ रहा है। इसका मतलब डज नॉट चेंज। तो सर चेंज क्या हुआ, जब आप स्टैंडर्ड बदलते हो बच्चा तो जो आपका मास का जो रिलेशन है वो चेंज होता है, और स्टैंडर्ड नंबर का रिलेशन चेंज होता है, लेकिन दोनों सेम रेशियो में चेंज होते हैं, इसलिए मोलर मास में कोई भी फर्क नहीं आता। तो हम अपने कंसेप्ट को बच्चा यही समाप्त करते, और आपको इसका आंसर जो है बच्चा, ये क्वेश्चन का आंसर ये आपको मेरे डिस्कॉर्ड वाले ग्रुप में और केमिस्ट्री चैनल के ग्रुप में मिल जाएगा, जो व्हाट्सएप का चैनल है। सो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।